हेलो डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। हमने इतने पिछले लेक्चर्स में क्विक रिवीजन को, एमसीक्यूज को और शॉर्ट आंसर्स को एग्जाम्पलर के कंप्लीट कर लिया है और आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड्स, इन सब के वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डू हीलियम, नियॉन एंड आर्गन हैव जीरो वैलेंसी? देखिए, अगर हम बात करते हैं हीलियम की, फिर नियॉन की और फिर आर्गन की, तो इन तीनों में ही इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका है 10 और इसका है 18। ओके, अब देखिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका तो 2 है तो 2 ही रहेगा, यह है 2,8 और यह है 2,8,8। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी फिल्ड है पूरी तरीके से, ये भी फिल्ड है पूरी तरीके से और ये भी फिल्ड है पूरी तरीके से। ओके, सो ये भी पूरी तरीके से फिल्ड है, ये भी पूरी तरीके से फिल्ड है। 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां डुप्लेट कंप्लीट है। ओके, सो ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे, इनका पेट भरा हुआ है। आपको मैंने पहले भी बताया कि जिस एटम का पेट भरा हुआ है वो खाना और नहीं खाएगा, उसे और इलेक्ट्रॉन्स की भूख नहीं होगी। या ऐसा भी नहीं है कि जिसको थोड़ा सा पेट खाली करना है वो बाहर निकाल दे इलेक्ट्रॉन को। यहां बिल्कुल परफेक्टली स्टेबल है, इसे बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये, तो ये स्टेबल होते हैं और इसीलिए इनकी वैलेंसी 0 होती है, बिकॉज कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 0। क्यों कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्यों कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्यों कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? अच्छे खासे भले बैठे हुए हैं, ठीक है। सो इसलिए इनकी वैलेंसी 0 है, बिकॉज दे आर इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल, या यूं भी बोल सकते हैं कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ओके, चलिए आंसर देखते हैं इसका। Helium, neon and argon have completely filled outermost shell, that is duplet in case of helium and octet in case of neon and argon। देखो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखे हैं। Thus they have stable electronic configuration, they neither lose electron nor gain electron, hence their valency is 0। Clear? आगे बढ़ते हैं towards next question। The ratio of the radii of hydrogen atom and its nucleus is approximately 10 to the power 5. Assuming the atom and the nucleus to be spherical, what will be the ratio of their sizes? If atom is represented by planet Earth, our radius of Earth RE is equals to 6.4 into 10 to the power 6 meter. Estimate the size of the nucleus. तो सबसे पहला पार्ट हमारा ये बोलता है what will be the ratio of their sizes। तो चलिए साइजेस का रेशियो निकालते हैं। हमें क्या क्या देके रखा हुआ है, देखें जरा। रेडियस हम पहले तो बोलते हैं आर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, चलिए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना, इन्हीं का हमें निकालना है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर साइजेस, हाइड्रोजन और न्यूक्लियस का। तो सबसे पहले क्या देके रखा है हमको, वो 10 टू द पावर 5। चलिए माना। ओके, अब हमें अगर साइज निकालना है, साइज के लिए हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर एच क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आ गया। ओके, डन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, दैट वुड बी 4/3 पाई आर क्यूब एन। यहां पे रेडियस न्यूक्लियस का लेंगे, यहां पे रेडियस हाइड्रोजन का लेंगे। हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशो। तो रेशो कैसे निकालोगे आप, रेशो में आप लिखोगे वी एच, यहां लाइन खींचे पहले, वी एच अपॉन वी एन, विच इज 4/3 पाई आर क्यूब एच अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब एन। ये हो गया, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा सीधा सीधा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, आर एच क्यूब अपॉन आर एन क्यूब।
इसका एक काम करते हैं, हम क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, आर एच अपॉन आर एन लिख देते हैं। सो आर एच अपॉन आर एन का होल क्यूब। अब एक चीज खुद देखिए, आर एच अपॉन आर एन तो हमने लिखा था 10 टू द पावर 5 होता है, तो एक काम करते हैं, एज आर एच अपॉन आर एन इज ऑलरेडी 10 टू द पावर 5, सो आर एच अपॉन आर एन का क्यूब वुड बी 10 टू द पावर 5 का होल क्यूब। 5 3s are 15, सो ये आ गया 10 टू द पावर 15। तो मेरा रेशो कितना आ गया? व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर साइजेस? इट वुड बी 10 टू द पावर 15। एक बार पूरे कैलकुलेशन को अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार इसको हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए, हमने आर एच अपॉन आर एन इज 10 टू द पावर 5 अप्रोक्सीमेटली। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। हमने हाइड्रोजन का वॉल्यूम ले लिया पूरे एटम का, 4/3 पाई आर क्यूब एच, एंड वी एन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब एन। दस द रेशो ऑफ वॉल्यूम्स, रेशो हमने निकाला, 4/3 पाई से 4/3 पाई काट दिया था, उसके बाद क्यूब को कॉमन लिया था। हमने पढ़ा हुआ था कि ऑलरेडी हमारा जो ये आर एच अपॉन एन है वो 10 टू द पावर 5 है, तो आर एच अपॉन एन का क्यूब वुड बी 10 टू द पावर 5 का क्यूब, आ गया 10 टू द पावर 15। ठीक है, चलिए अब हम बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट में दिया हुआ है, इफ एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लैनेट अर्थ आर ई is equals to 6.4 into 10 to the power 6 meter, estimate the size of the nucleus। अब अगर हम एटम को हम लोग एटम को अर्थ की तरह मान ले, तो फिर हम किस तरीके से एस्टिमेट करेंगे न्यूक्लियस का साइज? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा वो जो हमने निकाला था, वी एच अपॉन वी एन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 15 सॉरी। ओके, सो ये हमारा 10 टू द पावर 15 आ गया। अब आता है नेक्स्ट हमारा Vn। Vn को मैं ऊपर ले जाऊं, 10 टू द पावर 15 को नीचे ले आऊं, तो Vn इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -15 इंटू VH। यह आ गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो मैं यहां बीच में एक काम करता हूं और लिख देता हूं, ऐसा हम उसको वैसा भी उस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमने पढ़ा है कि एक जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, और काय का आर रेडियस ऑफ अर्थ है ना, क्योंकि अर्थ का ही तो निकाल रहे हैं। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले 4/3 का 4/3, पाई को हम लोग 3.14 भी लिख सकते हैं, तो 3.14 इंटू हमारा अर्थ का कितना है रेडियस? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, और इसका होल क्यूब। ओके, सो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हुआ 4/3 इंटू 3.14 इंटू 6.4 का क्यूब, मतलब 6.4 इंटू 6.4, 4 4 16 का 6 कैरी गया 1, 4 6 24 25, 6 4 24 and 2, 6 6 36 37 38, 6 9 8 9 10 and 1, 4096। अभी आया है, अभी तो 40.96। अभी इसमें फिर 6.4 होगा, सो 4 6 24 और 2 4 9 36 37 38, 3 एज इट इज, 4 4 16, इसको हटाएं यहां से, इंटू 6 6 36 and 3, 6 9 54 55 56 57 and 5, and 6 4 24, 4 8 9 10 14 का 4 कैरी गया 1, 7 8 9 7 और 3 10, 11 का 1 कैरी गया 1, 12 का 2 कैरी गया 1, 4 5 6 3 1 2 3, 262.144। यह आंसर है हमारा 262.144। सो दिस वुड बी 262.144 इंटू 10 टू द पावर 6 3 is 18, 10 टू द पावर 18। ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4/3 इंटू 3.14 इंटू 262.144 इंटू 10 टू द पावर 18।
ठीक है। नेक्स्ट 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3.14 को मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, 4 4 जा 16 का 6 कैरी गया 1, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, कितना आ गया 1256। ओके, और 2 के बाद पॉइंट है तो ये आ गया 12.56। ये डिवाइड करना है हमें 3 से। चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, 0, पॉइंट लगा के नीचे 5 उतारो, 3 1 जा 3 आया 2, नीचे उतारो 6, 3 8 जा 24। अब 26 माइनस 24 का आंसर आता है 2, लगेगा 0, 4 3 6 जा 18। अब यही आता रहेगा आगे। ओके, सो 4.186 इंटू 262.144 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है। फिर 4.186 262.144, देखिए 6 4 जा 24 एंड 2, 6 4 जा 24, 25 26 एंड 2, 6 1 जा 6 7 8, 6 2 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 6 6 जा 36 37 और 3, 6 2 जा 12 13 14 15, ये आया। फिर 8 4 जा 32 एंड 3, 8 4 जा 32, 33 34 35 एंड 3, 8 1 जा 8 9 10 11 का 1 कैरी गया 1, 8 2 जा 16 17 का 7 कैरी गया 1, 8 6 जा 48 49 और 4, 8 2 जा 16 17 18 19 20। अब आ गया 4 4 1 2 6 2, 4 4 जा 16 का 6 कैरी गया 1, 4 4 जा 16, 17 का 7 कैरी गया 1, 4 1 जा 4 5, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24 एंड 2, 4 2 जा 8 9 10। ओके, देखिए 4 6 7 8, फिर 8 प्लस 4 12, 12 और 3 15, 16 17 का 7 कैरी गया 1, 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 6 हमारा 14 होता है, 4 7 8 9, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 22 23 और 2 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22, 2 3 9 9 प्लस 8 17 का 7, 4 5 6 7 8 9 0 1। कितने पॉइंट्स हैं? 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6। ये आ रहा है हमारा 1097.2347 इंटू 10 टू द पावर 18। ओके, 10 टू द पावर 18। अब ये हमारा अभी फाइनल आंसर आया इसको पूरे को सॉल्व करके, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, उनने बोला है एस्टिमेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो हमने शुरू में एक इक्वेशन लिखी थी जो कि हमने क्या बनाई थी, देखिए जो हमने शुरू में एक इक्वेशन लिखी थी वो थी आर एच अपॉन आर एन is equals to 10 to the power 15, which was also written like Rn is equals to 10 to the power 15 minus 15 into RH. So अब हमें क्या करना है, ये हमारा आया है RH, मतलब अर्थ का रेडियस जो था, इसमें हमें 10 to the power minus 15 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। So as we have written Rn is equals to RH into 10 to the power 15, 10 to the power minus 15. Now we will write it 1097.2347. ओके, 234 ले लेते हैं, 7 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। तो यहां क्या हो जाएगा, वो 10 टू द पावर 3 बचेगा और ये हो जाएगा 1097.234। ओके, दिस शुड बी द आंसर। एक बार मल्टीप्लिकेशंस वगैरह सब सॉल्व करके आपका यह आंसर आएगा। चलिए अब आंसर चेक करते हैं। ओके, देखिए 1097, ठीक है, अप्रॉक्स में था ना आंसर, क्वेश्चन में भी हमें अप्रॉक्स में दिया हुआ था, तो ये अप्रॉक्स में आ सकता है। 1097 आया था हमारा आंसर, है ना, 1097 पॉइंट जो भी हमारा था आगे 234, दैट वाज इन अप्रॉक्स। अब देखो यहां पे क्या किया है, इनटू हमारा 10 टू द पावर 3 था, इनने क्या किया है, देखो 1 2 3,
तीन वैल्यूज उधर शिफ्ट कर दी, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही वहां 3 पॉइंट शिफ्ट करें यहां 10⁶ हो जाएगा। इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पे 10⁶ दिया हुआ है, ठीक है, और हमारा आंसर आया था 1097.234। सो अगर आप 3 पॉइंट्स को इधर शिफ्ट कर देते हो तो आप 10⁶ लगा सकते हो। कैसे, 3 जीरोस ऐड कर दोगे। सो आवर आंसर वुड कम 1.097 इंटू 10⁶, इतना मीटर क्यूब। यह हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, और अप्रॉक्स में है। वैसे भी हमें किससे मतलब होता है, 3 वैल्यूज से। हमारी 3 वैल्यूज बिल्कुल सही आ रही हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा इसका एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट होता है। और एक चीज और देखिए, सेम वही तरीका उनने इस्तेमाल किया है। 1097.5 इंटू 10⁻18, देन 1.097 इंटू 10⁻21, और फिर फाइनली वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस 10⁻15 ऐड हुआ। जैसे ही 15 ऐड हुआ वो वहां पे शिफ्ट हो गया 10⁻6 में। हमने क्या किया, 15 में से पहले हमारे जो भी हमारा जो वैल्यू थी वो हटा दी, और उसके बाद 3 वैल्यूज को शिफ्ट करके 10⁻6 ले आए। सेम आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Enlist the conclusions drawn by Rutherford from his alpha particle scattering experiment. Rutherford ने अपने alpha particle scattering experiment से क्या-क्या conclusions निकाले थे, ये हमने क्विक रिवीजन में भी देखा था। चलिए यहां पे भी डिस्कस करते हैं। पहले हम ब्रीफली, फिर आंसर में हम पूरे स्टेटमेंट्स को देखेंगे। सबसे पहली बात, उनने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, कंक्लूड किया था कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस है। वो जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव है। और तीसरी चीज उन्होंने जो बताई थी कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है ना, वो बहुत कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, और न्यूक्लियस में ही पूरा मास है एटम का। एटम का पूरा मास जो है वो न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर की तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं अपने पाथ पे, ठीक है। ये रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स थे। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर में देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस inside the atom is empty because most of the alpha particles through the gold foil without getting deflected। अभी मैंने इसके लिए स्टेटमेंट क्या बोला कि न्यूक्लियस बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, क्योंकि पूरे एटम की पूरी स्पेस जो है वो न्यूक्लियस तो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी हो गई। तो न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज वेरी लेस स्पेस, या फिर मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पार्ट इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो न्यूक्लियस में ही बैठा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इट हैज वेरी लेस स्पेस। Next, a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degrees, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in very small volume with the atom। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था अभी कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत कम स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज, पूरा मास एटम का न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। सो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, सेम थिंग आपको क्विक रिवीजन में भी एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In what way is the Rutherford's atomic model different from that of Thomson's atomic model? अब थॉमसन के मॉडल के हिसाब से ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो उसमें एम्बेडेड है। जो नेगेटिव चार्ज है वो उसमें एम्बेडेड है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज उसमें एम्बेडेड है। ये थॉमसन का मॉडल। तो उन्होंने ये भी बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी थॉमसन ने बताया था। अब रदरफोर्ड ने क्या बोला कि भाई न्यूक्लियस सेंटर में है, उसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं अपने एक पाथ में, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। इस तरीके से रदरफोर्ड और थॉमसन के मॉडल अलग थे, क्योंकि थॉमसन बोलते थे कि भाई पूरा मास जो है एटम का वो पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पॉजिटिव चार्ज पूरा एटम है, उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है। और रदरफोर्ड ने क्या बोला कि नहीं, जो मास है एटम का वो पूरा सेंटर में न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस में ही पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर अपने पाथ में रिवॉल्व हो रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये रदरफोर्ड का कहना था। चलिए आंसर को मैच करते हैं हम एक बार। According to Thomson's model, charge and mass are uniformly distributed over the atom considered to be spherical, whereas according to Rutherford, the positive charge and the mass
and mass or helium atom are concentrated in the small nucleus in the center of the atom and negatively charged electrons are distributed around the nucleus. समझ आया? यही सेम चीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी कि न्यूक्लियस सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और थॉमसन ने बोला कि नहीं भाई पूरा पॉजिटिव जो है वो पूरे एटम पे फैला हुआ है और नेगेटिव उसमें एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है और पूरा मास भी पूरे एटम में फैला हुआ है यूनिफॉर्मली। रदरफोर्ड ने बोला नहीं, मास पूरा सेंटर में न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। What were the drawbacks of Rutherford's model of atom? रदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक्स ये हो गए कि पहली चीज वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाए, उनने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया, तो वह इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर पाथ नहीं बता पाए कि कैसा रहेगा क्या रहेगा। और दूसरी चीज ये कि वो जो साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किए थे ना रदरफोर्ड से कि जो इलेक्ट्रॉन है ये तो चार्ज्ड पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है ये तो चार्ज्ड पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा, और जब ये एक्सेलरेट करेगा तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, जब ये एक्सेलरेट करेगा तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, और न्यूक्लियस सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ आएगा और न्यूक्लियस में आके बीच में गिर जाएगा, सेंटर में आके गिर जाएगा। ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो वो ना स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पाए और ना इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट एक्सप्लेन कर पाए थे। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं अब हमारा स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द मूविंग इलेक्ट्रॉन कुड रिमेन इन द ऑर्बिट, कि भाई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रह रहे हैं, क्योंकि एनर्जी तो जा रही है ना, आना जाना हो रहा है। अब उनने तो फिक्स्ड ऑर्बिट के बारे में बताया ही नहीं, वो तो साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया स्पाइरल ऑर्बिट होगा, रदरफोर्ड उसका आंसर नहीं दे पाए। दूसरी चीज ये, एनी चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन वुड गिव आउट एनर्जी एंड व्हाइल रिवॉल्विंग इट वुड लूज एनर्जी एंड इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। सेम अभी आपको एक्सप्लेनेशन करे 2 पॉइंट्स, और वो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, बोहर ने सही तरीके से बताया कि एक्चुअल में जो शेल है वो एनर्जी लेवल है, अगर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज्यादा है तो वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, और हायर एनर्जी लेवल से अगर कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है तो वो लोअर पे आ जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो मूव अप, एक शेल से दूसरे शेल में कूदते रहते हैं, और उनके इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जीज जो होती हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी होती है, भाई इसकी उतनी एनर्जी, अपने मन से इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंज नहीं करेगा कि अभी मैं ज्यादा कर लूं अभी कम कर लूं, वो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो वो कब करेगा, जब ऑलरेडी उसने एनर्जी को खूब सारी अब्सॉर्ब कर ली थी, तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करके बैठा है तो वो रेडिएट करेगा तो वापस अंदर वाले एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं, अगर वो स्टेबल स्टेट में है, शांत स्टेट में जिसमें एनर्जी नहीं है, उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अगर उसने एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, उसको एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। भाई एनर्जी ली है इलेक्ट्रॉन ने तो एक्साइट तो होगा, जाहिर सी बात है। ओके, सो दीज वर द 2 पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड्स ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ओके, What are the postulates of Bohr's model of an atom? बोहर के postulates क्या थे? सबसे पहला पॉइंट तो उनका ये था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। हाँ, यहां पे पॉइंट्स ऊपर नीचे थोड़े हो सकते हैं हमारे आंसर में, बट हम एक्सप्लेन सारी चीजें करेंगे। कि बोहर ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज बीच में है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, मतलब अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में वो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ, और वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे। बोहर ने बोला वो एनर्जी रेडिएट ही नहीं कर रहे। चलिए बिल्कुल सही। ओके, उनने ये भी बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स है ना फिल होते हैं अकॉर्डिंगली, लाइक के शेल में 2, एल शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो जाएंगे। ठीक है भाई, आउटर शेल जो होता है KLM, ठीक है, इसमें भी फिक्स्ड है भाई कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, और आउटर मोस्ट शेल में 32 आते हैं। मतलब अगर आउटर मोस्ट शेल आप बना दो तो उसमें 32 आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग प्रॉपर है। इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से एनर्जी चेंज करके नहीं आगे जाएगा या एनर्जी लेवल में कम नहीं आएगा। भाई उसको एनर्जी जितनी उसके पास है वो फिक्स्ड एनर्जी है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन खुद से छेड़खानी नहीं कर सकता।
ठीक है। सो फिक्स्ड ऑर्बिट्स, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं कूदेगा, फिक्स्ड एनर्जी होगी। और ये तो मैंने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बताए हैं जो फिल हो सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर कभी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसने अगर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। और अगर इलेक्ट्रॉन अब यहां से वापस नीचे आएगा, तो एक्साइटेड स्टेट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, वो रेडिएट करेगा एनर्जी को, और रेडिएट करके रिलीज करके एनर्जी को वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। दिस इज द ग्राउंड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये मेन पोस्टुलेट्स हैं रदरफोर्ड के। लेट्स सी अगर हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं या हमने कुछ एक्स्ट्रा देखा है या कुछ कम देखा है, तो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। चलिए, ओके। सबसे पहला, in an atom there are small heavy positively charged nuclei in the center and the electron revolve around in a circular orbit, ये हमने बता दिया। Next, out of a large number of circular orbits theoretically possible around the nucleus, the electrons revolve only in those orbits which have a fixed value of energy। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी में रिवॉल्व करते हैं जिन शेल्स की एनर्जी फिक्स होती है, चेंज नहीं होती उन शेल्स की एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी है शेल्स की। Hence we call these orbits as energy levels, ये हमने डिस्कस किया। और stationary states, the word stationary does not mean that the electrons are stationary। स्टेशनरी का मतलब यहां पे ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं। स्टेशनरी स्टेट का मतलब है कि वह एनर्जी फिक्स्ड है, एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी बट इट मींस दैट द एनर्जी रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज फिक्स्ड। देखिए, एंड डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ एनर्जी नहीं बदलती ऑर्बिट की, फिक्स्ड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, the different energy levels are numbered as 1 2 3 4 etc. can designate them as KLM and OP starting from the closest to the nucleus, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, वो भी KLMN वाला। नेक्स्ट, since the electrons revolve only in those orbits which have fixed values of energy, hence electrons in an atom can have only certain definite or discrete values of energy। मैंने आपको बताया था कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी फिक्स्ड या डेफिनेट वैल्यू होती है एनर्जी की, उससे ना ज्यादा होती है ना उससे कम होती है। फिक्स्ड एनर्जी के लेवल्स होते हैं, उन्हीं फिक्स्ड एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, मतलब फिक्स्ड एनर्जी है, वो अपनी फिक्स्ड एनर्जी लेवल में उसी में शेल में घूम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, when the electron in an atom are in their lowest energy state, they keep on revolving in their respective orbits without losing energy। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, मतलब सबसे नीचे कम एनर्जी में है इलेक्ट्रॉन, वो उसी शेल में घूमता रहेगा, अब और कम एनर्जी अपनी नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं है कि अब एनर्जी वैसे ही खुद के पास नहीं है, जितनी बची है वो भी दे दो, ऐसा नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि एनर्जी छोड़ के न्यूक्लियस में जंप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहीं रहेगा और उसी में रिवॉल्व करता रहेगा। तो एनर्जी कैन नाइदर बी लॉस्ट नॉर गेन्ड कंटिन्यूअसली, ना कंटिन्यूअसली वो गेन करेगा ना एनर्जी को लूज करेगा, स्टेबल स्टेट में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा। ये वही पॉइंट है जो इससे पहले वाला था, बस लैंग्वेज चेंज करके डाल दिया है। दिस स्टेट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट। मैंने आपको ग्राउंड स्टेट समझाई थी, जो सबसे नीचे की एनर्जी लेवल होती है उसे ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अदर, only then the energy is emitted or absorbed। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है, सिर्फ तभी एनर्जी या तो अब्सॉर्ब होती है या एमिट। अगर भाई एनर्जी एमिट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे उतरेगा, अगर एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है तो नीचे से ऊपर जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे बोहर के पोस्टुलेट्स हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Show diagrammatically the electron distribution in a sodium atom and sodium ion also give their atomic number। ठीक है, चलिए बढ़िया। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका मतलब 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 281 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सोडियम का एटम कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके, जिसमें इनर शेल में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल में मतलब इसके बाद वाले शेल में 8 होते हैं और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सोडियम का हमने बना दिया इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्रामेटिक व्यू पूरा बना दिया इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का, ये लिख भी दिया।
अब चलिए हम बात करते हैं सोडियम आयन की। सोडियम आयन कौन सा फॉर्म करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम देने को तैयार है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके खुद को Na+ बना लेगा और उसका एटॉमिक नंबर वही रहेगा 11 का 11। एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। चेंज कहां आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। एटॉमिक नंबर इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब कोई चीज नंबर ऑफ प्रोटॉन पे बेस्ड है तो इलेक्ट्रॉन जाने पे भाई वो क्यों बदलेगा? नहीं बदलेगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सोडियम के आयन कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो ये न्यूक्लियस है, ये उसका एक शेल, ये दूसरा शेल, ये 1 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गए टोटल उसके 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन और वो 2 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम आयन के इलेक्ट्रॉन हो गए। सो ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये इसका। आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक शेल चला गया, ठीक है। और क्या पूछा है? एंड ऑल्सो गिव द एटॉमिक नंबर, तो इसका 11 उसका भी 11। एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ के अब आंसर देखते हैं हम लोग। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, मास ऑफ सोडियम इज 23। उससे कोई मतलब नहीं है, मास पूछा नहीं है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज 11। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियन ये हमारे न्यूट्रॉन्स जो है वो 12 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी नहीं पूछा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है, ये हमसे पूछा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ये है, और ऑलरेडी हमने सोडियम के एटम को बना के दिखा लिया है, ठीक है। उसके बाद अब वो देखो सोडियम का आयन है, इसमें देखो 2 ही शेल दिख रहे हैं, 1 2, और बाहर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन। उधर 2 and 8, इधर 2 8 और आउटर मोस्ट शेल में 1। क्लियर? तो यहां 2 8 1, वहां 2 8, ये हमारा हो ही गया। अब आगे एक बार देखते हैं, क्या सेम क्वेश्चन है हमारा? हाँ, सोडियम आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम सोडियम एटम बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, hence its electronic configuration is 2,8. however number of protons and neutrons remain the same. प्रोटॉन न्यूट्रॉन वैसा का वैसा रहेगा, प्रोटॉन में नंबर में चेंज कोई आ नहीं रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the gold foil experiment of Giger and Marsden that paved the way for Rutherford's model of atom, approximately 1% of the alpha particles were found to deflect at angles greater than 50 degree. If 1 mole of alpha particles were bombarded, अगर 1 मोल अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया जाता है गोल्ड फॉइल पे, कंप्यूट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट वुड डिफ्लेक्ट एट एंगल्स लेस देन 50 डिग्री। क्वेश्चन का मतलब समझे कि हमने ये जाना कि 1% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो मोर देन 50 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और हमें बताना क्या है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं जो 50 डिग्री से भी कम के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें हमें क्या करना है, उनने बोला है 1% है, ये 1% बोला है ना, एंगल ग्रेटर देन 50, हमें निकालना है 50 से कम वाले कितने। तो अगर वो 1% है तो 50 से कम वाले 99% होंगे। सीधा सीधा निकालो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टिंग एट एंगल लेस देन 50 डिग्रीज कितना हो जाएगा? 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स हमें बोला हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, है ना। इन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट 1 मोल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो सीधा लिखो 6.022 इंटू 10 to the power 23 अपॉन 100 इंटू 99, ठीक है। ये हो गया अपॉन 100 इंटू 99। अब 99 को आप 100 से डिवाइड करो, 0 जा 0, 99 पॉइंट लगा के 0 लगाओ। अब 1100, 9 जा 900, 0 9 0, एक और 0, 9 जा 900, ये आ गया 0। तो कितना हुआ हमारा? 0.99 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, ये आ गया। इसके बाद अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 6.022 को मल्टीप्लाई करना है 0.99 से, 9 2 जा 18 कैरी गया 1, 9 2 जा 18, 19 का 9 कैरी गया 1, 9 6 जा 54, ठीक है। अब सेम यही 8 9 1 4 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। कैसे? ये 8, ये 9 और 8 हो गया 17,
9 10 11 का 1 कैरी गया 1 4 5 6 9 एंड 5। अब 3 और 2 5 1 2 3 4 5 5.96 इंटू 10 टू द पावर 23 यह आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सो इतने पार्टिकल्स जो थे वह हमारे लेस देन 50 डिग्रीज पे गए। ठीक है, चलिए आंसर चेक करते हैं। 5.96 इंटू 10 टू द पावर 23 यही आया। हमने क्या किया, इतनी कहानी नहीं लिखी क्योंकि ये स्टेटमेंट में वही चीज लिख रहे हैं जो हमने सिंपल समझा। अगर वो 1% है तो बचा हुआ 99% होगा। 99 अपॉन 100 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। आंसर आ गया 5.961 इंटू 10 टू द पावर 23। हमारा आंसर सही है। चलिए, तो इसी के साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अब मैग्नेट ब्रेन्स पे अगर आपको अपने वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखने में यूट्यूब पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहला सजेशन होगा कि प्लेलिस्ट को सेट करें सेटिंग्स में, फिल्टर्स पे, फिर ढूंढें वीडियो। आराम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी पूरे ऑर्डर में। अदरवाइज यू कैन गो फॉर www.magnetbrains.com की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 पे क्लिक कीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको केमिस्ट्री भी दिख जाएगा। वॉच नाउ पे जाइए, पूरा मॉड्यूल ओपन हो जाएगा और जैसे ही पूरा मॉड्यूल ओपन होगा यहां कोर्स की डिटेल्स दी होंगी और नीचे चैप्टर्स दिए होंगे। अब आप इन चैप्टर्स पे क्लिक करके कितने वीडियो उसमें डले हुए हैं वो देख सकते हैं। पूरे सीक्वेंस में वीडियोस डले हुए हैं। कोई भी वीडियो जितनी बार देखना है उतनी बार देखिए, सीक्वेंस में देखिए, प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए। जैसे ही आपको कोई वीडियो देखना है आप चैप्टर पे क्लिक कीजिए, वीडियो पे क्लिक कीजिए, वॉच नाउ पे जाइए। वैसे वीडियो पे डायरेक्ट क्लिक करते ही वीडियो ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और प्ले करके आप अपने वीडियो को देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से 12th क्लास, एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सबके वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री में आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल करा रहे हैं। यहां पे कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस, कोई भी दूसरी फीस पे नहीं करनी है क्योंकि यहां सारी चीजें फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स, अपने पीयर ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल में, so that together we can improve the quality of education. Happy learning to all of you. Thank you.